हेलो बच्चों, शुरू करते हैं विविध प्रश्नमाला 2। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग लिखिए। यानी हमें क्या करना है, 196 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं पहले तो, फिर उन गुणनखंडों की जो घातें होंगी कि 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, उन सबको हमें क्या करना है, जोड़ के लिखना है। तो चलिए 196 में 2 का भाग 98 बार, 98 में 2 का भाग 49, 49 में 7 का 7, 7 में 7 का 1। तो 196 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। 196 है, ये लिखा जाएगा 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। हमें बताना है घातों का योग, घातों का योग। 2 पे कितनी घात है, 2, प्लस 7 पे कितनी घात है, 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो संख्या कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो हमें क्या कर लेने हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड। फिर जो भी घातें आएंगी उन सब घातों को क्या कर देंगे, जोड़ के लिख देंगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 संख्याएं हैं, एक संख्या तो है m और एक संख्या है n। अब हमें कहे कि m और n के गुणनखंड करो या भाज्य गुणनखंड लिखो, तो हम लिख सकते हैं क्या? हमें पता ही नहीं कि m n का मान कितना है, तो हमें पहले से ही क्या है, इनके गुणनखंड दिए हुए हैं कि m है उसको तो हम लिखेंगे p गुणा क्यू क्यूब, और n है इसको हम लिखेंगे p क्यूब गुणा क्यू स्क्वायर। तब हमें बताना है इसका HCF। तो HCF में क्या लेंगे, जो कॉमन है उसको लेंगे। तो देखो p दोनों में है, या तो है 1 बार और यहाँ है 3 बार, तो कितनी बार लेंगे, 1 बार लेंगे, तो p आ गया। q दोनों में है, या तो है 2 बार और यहाँ है 3 बार, तो कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे। तो HCF है वो कितना हो गया, p क्यू स्क्वायर हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, 95 और 152 का HCF पूछा है। बिल्कुल हम काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हम उनको ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उन दोनों संख्याओं का HCF 30 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं और LCM HCF इनकी बात करें तो इन चारों में क्या संबंध होता है, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये संबंध होता है 2 संख्याओं तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ में। तो एचसीएफ दिया हुआ है 30, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, और 2 संख्याओं का गुणनफल 1080। दोनों संख्याएं दे रखी होती तब हमें उनको गुणा करना पड़ता, यहाँ डायरेक्ट ही उनका क्या दे दिया, गुणनफल दे दिया। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो 30 का क्या हो जाएगा, पक्षांतरण, गुणा में है तो भाग में, 0 से 0, 3 का भाग 108 में, 3 तिया 9, 1 बचेगा 8, 18, 3 छिके 18। तो उन संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। 5 की बात करें तो 5 में हमें एक संख्या दे रखी है 441 बट्टे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2, और पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
ठीक है। अब देखो 441 होता है 21 गुणा 21, और 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7। क्वेश्चन नंबर 5 है 441 बट्टे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2। अब क्या पूछ लिया, इसका दशमलव प्रसार पूछ लिया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 441 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2 हो जाएगा, बट्टे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2, और 7 की घात 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हर क्या है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 43 बट्टे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, ये संख्या दी हुई है और पूछा है कि जब हम इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो उस दशमलव प्रसार में जो दशमलव लगेगा उसके कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार है वो समाप्त होगा, यानी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो यहां देखो 2 और 5 दोनों हैं, दोनों हमें चाहिए होते हैं, दोनों की घात बराबर चाहिए। 2 पे तो घात है 2 और 5 पे घात है 3, सीधी सी बात है, जो बड़ी घात है उतनी अंक आएंगे, क्योंकि यहाँ हम 2 की घात भी कितनी बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो दशमलव कितने अंकों के पहले लगेगा, 3। तो 2 और 5 में से जो भी बड़ी घात होगी दशमलव उतने ही अंकों के पहले लगेगा। लगा के देख लेते हैं, 43 बट्टे 2 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 3 गुणा 2, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, 43 दूनी 86 बट्टे ये हो जाएगा 10 पे घात 3, तो 0.086। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी 3, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमें संख्या दे रखी है √27। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इसको हम किस संख्या से गुणा करें जिससे यह एक प्राकृत संख्या बन जाए। प्राकृत संख्याएं 5, 6, 7, 8 है ना, ये होती है ना, 1 से लेकर 1, 2, 3 ऐसे। तो √27 सीधी सी बात है, 27 है, इसके स्थान पर एक ऐसी संख्या बन जाए जिसका हम वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त कर सकें, तो वो क्या होगी, प्राकृत संख्या ही होगी। तो देखिए, यदि हम 27 के गुणनखंड करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 27 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब देखिए, हम जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 2 के जोड़े बनाते हैं ना, तो यहाँ देखो एक जोड़ा तो बन गया लेकिन दूसरा जोड़ा नहीं बना, एक 3 की कमी रह गई, और 3 की कमी है वो अंडर रूट के अंदर है, तो किससे गुणा करेंगे, √3 से। तो √3 से गुणा करने पर √27 प्राकृत संख्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि यदि किन्हीं 2 संख्याओं के लिए
HCF और LCM बराबर हैं तो वे दोनों संख्याएं कैसी होंगी? चार ऑप्शन दे दिए, भाज्य है, अभाज्य है, सह अभाज्य और बराबर। तो यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF तथा LCM बराबर होता है तो यह तभी संभव है जब वे संख्याएं बराबर हों। वे 5 और 5 का चाहे LCM ज्ञात करो चाहे HCF ज्ञात करो 5 ही आएगा। 7 और 7 का, 50 और 50 का, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई स्थिति संभव नहीं है कि HCF और LCM क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCF और LCM बराबर कब होंगे? कब होंगे? जब वे दोनों संख्याएं क्या होंगी, बराबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि A तथा 18 का LCM 36 है। क्या दिया हुआ है? LCM। किसका LCM दिया हुआ है? A तथा 18 का। कितना है? 36। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, LCM किसका? A का और 18 का। कितना है? 36। और HCF 2 है। HCF, इन दोनों का जो HCF है वो कितना है? 2 है। तो A का मान बताओ। सीधी सी बात है, ये क्या है? दो संख्याएं हैं और ये उनका LCM और ये उनका HCF। तो चारों के बीच में क्या संबंध होता है कि संख्याओं का गुणनफल, यानी A गुणा 18 बराबर LCM गुणा HCF। 18 दूनी 36, तो A बराबर 2 गुणा 2 4। तो A का मान है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें अपने को एक संख्या दे रखी है 6 की घात n माइनस 5 की घात n, और यहाँ पे जो n है वो क्या है? एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो जब हम इस संख्या का मान ज्ञात करेंगे तो उसमें जो इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा? तो n क्या है? प्राकृत संख्या। तो n बराबर 1 रख दो, तो ये बनेगा 6 की घात 1 माइनस 5 की घात 1। 6 की घात 1 का मान 6, 5 की घात 1 का मान 5, और 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अब n का मान 2 रख दो, 6 की घात 2 माइनस 5 की घात 2। 6 की घात 2 36, 5 की घात 2 25। 36 में से 25 घटा दिया 11 बचेगा। n बराबर 3 रख दो, 6 की घात 3 माइनस 5 की घात 3। 6 की घात 3 का मान 216, 5 की घात 3 का मान 125। घटा दो, 6 में से 5 गया 1 और ये बचेगा 9। इस प्रकार से हम n के मान रखते जाएंगे। तो देखो यहां से स्पष्ट हो रहा है इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 6 की घात n माइनस 5 की घात n का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें पूछा है कि P बट्टे Q यदि परिमेय संख्या है तो Q पर क्या प्रतिबंध, इस Q पर क्या प्रतिबंध होगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का हो। तो इसमें हम बता देंगे कि Q 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का होगा, ठीक है।
या फिर ऐसे लिख सकते हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 अथवा 5 अथवा दोनों होंगे। यानी 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। अब देखो ये एक संख्या दे रखी है और हमें बताना है कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो हम इसको सरल करेंगे, ठीक है। P बटा के रूप में आ जाएगी तो परिमेय है, अन्यथा नहीं है। चलिए 2 अंडर रूट 45 को हम लिखेंगे 9 गुणा 5, 20 को हम लिखेंगे 5 गुणा 4, 10 गुणा 2 क्यों नहीं लिखा 20 को, 5 गुणा 4 ही क्यों लिखा है, क्योंकि 4 का वर्गमूल हम जानते हैं, ठीक है ना। बट्टे में 2 अंडर रूट 5, 9 का वर्गमूल 3 और 3 2 से गुणा हो जाएगा 6 अंडर रूट 5, 4 का वर्गमूल 2, 2 3 से गुणा हो जाएगा 6 अंडर रूट 5 बट्टे 2 अंडर रूट 5। अब देखो ये भी अंडर रूट 5 है, ये भी अंडर रूट 5 है, ये भी 6 है, ये भी 6, तो कितने हो गए, 12 हो गए ना, जुड़ गए। ऐसा कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 कॉमन, तो 6 प्लस 6 12 बट्टे 2 अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा, 12 बट्टे 2, और 2 का भाग 12 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 6 क्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब दी गई संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने दी गई संख्या को परिमेय बता दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब यदि इनकी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुलना करें BQ + R, तो b का मान है वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + R। R का मान 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, यानी 4 से छोटा। तो 4 से छोटा कहाँ तक होगा, 3 तक। अब R का मान 0 रख दें तो a का मान 4q, R का मान 1 रख दें तो a का मान 4q + 1, R का मान 2 रख दें तो a का मान 4q + 2, R का मान 3 रख दें तो a का मान 4q + 3। अब देखो 4q में 2 का भाग जाएगा, 4q + 2 इसमें भी 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये कैसी है, सम है। इन दोनों में 2 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये क्या है, विषम है। 4q + 1 4q + 3, तो ये दोनों कैसी हैं, विषम है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है, ठीक है। तो आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ पूरी करते हैं।
आगे के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर